तो चैप्टर का नाम क्या आपने, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ना, मेंबर फंक्शन। हमने ये पढ़ा है कि हम मेंबर फंक्शन किसको बोलते हैं सी प्लस प्लस में, जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन ना बोल करके उनको क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। या फिर अगर अपन को ध्यान हो तो उसको मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथड, स्पेशल मेंबर फंक्शन, या फिर क्या बोल देते हैं अपन उनको, मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेथड जो होती है बेसिकली, मेथड, लेकिन ऐसी मेथड जो कि क्या होगी, स्टैटिक होगी। लास्ट टाइम हमने वो स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया था, उसका काम क्या था, उसका काम ये था कि वो स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को शो कर रहा था, पता है कि नहीं, कि z हमने एक स्टैटिक बनाया था और उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, स्थायी हो गई थी, फिक्स हो गई थी, कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे सब में वो वैल्यू क्या हो रही थी, कॉपी हो रही थी, है ना, 3 या 50 जो आप लिख रहे थे वो सभी में क्या हो रही थी, अब एक बार स्टोर हो रही थी मेमोरी में, लेकिन सब में क्या हो रही थी, शेयर हो रही थी। तो वही अपन प्रोग्राम बनाते, देखिए, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद फिर एक क्लास बनेगी अपन, ठीक है। तो क्लास का मैं यहाँ पर नाम क्या रख रहा हूँ, डेमो नाम की क्लास बना लेते हैं, क्या नाम है, डेमो। और इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ प्राइवेट क्या है, मेंबर्स हैं। तो प्राइवेट के अंदर क्या ले लिया अपन ने, एक तो ए ले लिया और एक क्या ले लिया, बी ले लिया। और देखो एक हमको स्टैटिक डेटा मेंबर ही बनाना है, तो हम क्यों कौन सा कीवर्ड लगाते हैं आगे, स्टैटिक कीवर्ड बताया था मैंने लास्ट। और एक हम क्या बना लेते हैं, जेड, एक स्टैटिक डेटा मेंबर बना लेते हैं। तो जेड कहाँ पे होता है आपको पता है, किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता, ये केवल ऑब्जेक्ट के बाहर रहता है, पता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो सारे ऑब्जेक्ट में क्या होती है, शेयर होती है ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना ले, वॉइड किस नाम का बनाऊं मैं, वैल्यू लेना है ना अपने को ए बी और जेड में, तो अपन किस नाम से, गेट डेटा नाम से बना लेते हैं, गेट डेटा, ठीक है। चलो अब हमने एक, क्यों ए की वैल्यू अपन एम में लेंगे और इसकी एन में, है ना। ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, एम से, और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, एन से। बताओ ये वाले में किसी को डाउट है क्या इस देखने में, हालांकि पिछली बार तो कर ही था अपन ने, सेम ही वही प्रोग्राम है ना। और z की वैल्यू को आपको पता है कि z में ऑटोमेटिक कितना जाता है, क्या जाता है, जीरो बताया था ना मैंने, जीरो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तो जीरो चले आता है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जीरो ना रह करके उसकी वैल्यू आपको एक से क्या करनी है, जैसे बढ़ानी है, 5 से बढ़ानी है, 10 से बढ़ानी है, जो भी आपको करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ जीरो से हट के वो कुछ इंक्रीज हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू को शो करने के लिए हम कौन सा फंक्शन बनाएंगे, एक शो नाम से बना लेते हैं। तो वैल्यू को शो करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, क्या नाम से, void शो नाम से। और ये शो फंक्शन क्या करेगा, न्यू लाइन में ए की वैल्यू शो करेगा, ए की वैल्यू ए से आ जाएगी, और फिर बी की वैल्यू आएगी ना, तो टैब डिस्टेंस में दिखाएंगे अपन, टैब डिस्टेंस में बी इज इक्वल्स टू, और वैल्यू किसकी, बी की। और एक जेड भी है ना आपके पास, जेड की वैल्यू भी शो करनी पड़ेगी, वो भी लेकिन टैब डिस्टेंस के अंदर ही दिखाएंगे अपन। तो स्लैश सी के अंदर जेड की वैल्यू लिखी है अपन ने, और वाई की कहाँ से, जेड से। तो ये शो फंक्शन केवल ए बी और जेड की वैल्यू क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो एक काम करते हैं हम, ये क्लास एंड हो गई। तो देखो हमने किया क्या, क्लास बनी, क्लास का नाम रखा डेमो, और उस क्लास के अंदर दो क्या रखे अपन ने, वेरिएबल रखे, है ना, दो नॉर्मल वेरिएबल्स है और एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल इसको बोलते हैं कि अपन डेटा मेंबर, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर, है ना। और स्टैटिक डेटा मेंबर का काम क्या है कि वो स्टैटिक वैल्यू को क्या करेगा, स्टैटिक रखेगा। स्टैटिक मतलब एक ही वैल्यू रहेगी इसमें। अब जैसे ए और बी में तो अलग अलग वैल्यू जाएगी, पहले ऑब्जेक्ट में आप 10-20 डाल रहे हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में 30-40 डाल दी, अगले में 60-70 डाल दी, वो आपकी चॉइस है। बट z एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी, क्या होगी, स्टैटिक। वो स्टैटिक उसका नाम ही है, तो फिक्स ही रहेगी वो तो। अब हम क्या बोलेंगे कि बाकी फंक्शन गेट डेटा, ये गेट ले लो ओनली, ठीक है। गेट फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हम एम और एन को वैल्यू पास करेंगे, तो एक वैल्यू ए को चली जाएगी एम की, और एन की वैल्यू किसको चली जाएगी, बी को। और उसके बाद z की वैल्यू आपको पता है वो जीरो हो जाती है जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम चाह रहे हो z की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट हो एक से, तो z एक से इंक्रीज हो। और बाकी फिर हमने शो करने के लिए क्या किया, शो नाम का एक फंक्शन बना लिया। इतने में कोई डाउट किसी को भी नहीं, ऑनलाइन बेटा इसमें कोई डाउट हो तो बता दो कहीं किसी को। नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं।
देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, अब सीधे ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन क्लास का। तो मेन के अंदर चलते हैं और मेन के अंदर क्या बनाते हैं, क्लास का अपन ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाया अपन, कौन सी क्लास है अपनी, क्लास का नाम क्या था, डेमो। डेमो क्लास के अंदर एक स्टैटिक डेटा मेंबर भी है ना, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है। और स्टैटिक डेटा मेंबर जो हमारे पास होता है, उसको क्लास के बाहर भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट टाइम बताया था मैंने कि इंटीजर टाइप का हमारे पास डेमो नाम की क्लास में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के लिखते हैं ना, कि z नाम का एक अलग से वेरिएबल है जो स्टैटिक है। तो उसको कुछ नहीं, जहाँ क्लास एंड होगी उसके बाहर भी आप डिक्लेयर कर देना। नॉर्मल को मैंने किया कि ए और बी को नहीं, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में भी है और क्लास में भी। बट z जो होता है वो ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, वो केवल कहाँ होता है, क्लास के अंदर। तो उसको इस तरीके से एक बार बस डिफाइन करना है आपको। बस डिफाइन करने के बाद आप सीधे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कितने ऑब्जेक्ट बना लें, 3 ऑब्जेक्ट बना लें। फिर 3 क्या बना ली मैंने, ऑब्जेक्ट बना ली। इतना क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अब मैं डबल ए से किसको कॉल करूँ पहले, गेट को। तो गेट को जैसे ही कॉल किया तो कॉल कर जाएगी हमारे पास, यहाँ गई। तो गेट को कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, 2 आर्ग्यूमेंट की। तो आप 2 आर्ग्यूमेंट पास कीजिए ना। तो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट को क्या पास कर दिया, 10, और दूसरा क्या कर दिया मैंने, 20। इतना क्लियर है। तो एक में 10 चले जाएगा ए में, मतलब एम की वैल्यू किसकी हो गई, ए की इक्वल। एन की वैल्यू किसकी हो गई, बी की इक्वल। अब ऐसा आप समझोगे कैसे है, तो इसके लिए आपने को क्रिएट क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, क्या नाम से, डबल ए नाम से। तो डबल ए के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वेरिएबल है आपके, 2 है ना, एक ए है और एक बी। आप बोलोगे कि सर हमको तो उसके अंदर कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, जेड भी तो है, जेड भी है ना। तो जेड कहाँ जाएगा, जेड क्या होता है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट बट इनसाइड द क्लास। क्लास के तो अंदर है बट ऑब्जेक्ट से बाहर है वो। इतना क्लियर है। तो वो 10 का चले गया आपका, यहाँ चले गया, और 20 का चले गया यहाँ। कैसे गया, हमने कॉल किया, ये डेटा को क्या किया, कॉल किया ना। तो कॉल किया तभी तो जाके यहाँ पे कॉल गई और फिर वो वैल्यू उसको मिल गई। लेकिन जेड में कितने से इंक्रीमेंट हुआ, 1 से। अब आपको पता है जब आप पहला ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, जैसे ही आप ये डबल ए लिख देते हो, पहला ऑब्जेक्ट बना देते हो, तो ऑटोमेटिक इसमें कितना आता है उस टाइम पे, 0 चले जाता है, 0 से नीचे ले जाता है। और हमने z की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, तो z 0 था, 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब डबल ए के थ्रू वापस हमने कॉल किया किसको, नहीं डबल ए थ्रू थोड़ी करेंगे, डबल बी के थ्रू वापस हम वैल्यू डालेंगे ना, किसमें, इस बार डबल बी में जाएगी वैल्यू 30 और 40। तो फिर गेट को कॉल किया, फिर वो यहाँ जाएगा कॉल, आपको पता है। फिर एक वैल्यू एम की 30 और बी एन की कितनी हो जाएगी, एन की कितनी होगी, 40, और वो उसमें चली जाएगी और जेड फिर 1 से बढ़ेगा। एक और ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए, क्या नाम से, डबल बी के नाम से, है ना। और ये डबल बी मेहंदी कौन सा चल रहा है तो पेंसिल अपना, मेहंदी का कौन नहीं चलता हूँ बेस चल रही पेंसिल चलाया किसी ने भी? जल्दी चल रही हो पेंसिल से ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऐसी मतलब मेहंदी दे दी, ठीक है, समझ गए। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पर क्या चलेगा होगा अपना 30, और यहाँ का गया होगा अपना 40, ठीक है ना। और ये z आपको पता है कि z में फिर 1 से इंक्रीमेंट है, तो z में 1 है ना पिछला, और 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप समझ ही गए कि बाकी आप डबल सी भी बनाओगे, क्या ही मतलब है। चलो एक काम करते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं। वो डबल सी बनाओगे तो फिर वैल्यू उसके अंदर जाएगी, फिर वो z 1 से बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। खैर, अब मुझे शो करवानी है वैल्यूज, तो मैं डबल ए के थ्रू किसको कॉल करूंगा, शो को। और डबल बी के थ्रू भी किसको कॉल करूंगा, शो को, ठीक है। तो मैं डबल ए, अरे डबल बी नहीं हुआ क्या, तो डबल ए में क्या क्या वैल्यूज है आपकी बताइए। डबल ए में एक तो 10 है और एक क्या है, 20 है। तो यहाँ पर हमने जब शो को कॉल किया तो ए बी और जेड तीनों की वैल्यू शो होगी, पर उसमें तो ए और बी कितना है, 10 20, लेकिन जेड कितना है, जेड 2 है ना, तो वो इसको शेयर करेगा, डबल ए को भी। और फिर इसकी, क्योंकि स्टैटिक क्या होगा, डेटा मेंबर की जो भी वैल्यू होती है वो सारे ऑब्जेक्ट को शेयर की जाती है ना। और बाकी ये भी क्या है, इसको शेयर कर देगा। तो जब डबल ए के थ्रू शो करवाएंगे तो 10 20 और जेड कितना शो होगा, 2। और इसमें बी के थ्रू शो करवाएंगे तो 30 40 और जेड आपका 2, है ना। एक बार शो करवा के देखते हैं, तो वो स्टैटिक हो जाएगी ना वैल्यू। ये देखिए जेड तो 2 2 है, लेकिन ये 10 20 और ये 30 40, क्योंकि ये क्या थी,
ये वैल्यू स्टैटिक नहीं थी, और आपको स्टैटिक रखना है तो इनको भी स्टैटिक के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। इतना क्लियर है, ताकि वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें सेम हो जाएगी। अब बात आती है कि हम पढ़ के रहे थे और पढ़ के लिया अपन ये पढ़ रहे थे स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो उसके लिए पहले स्टैटिक डेटा मेंबर बनाना जरूरी था। अपन ने बना लिया स्टैटिक डेटा मेंबर, क्या हमारे पास जेड है, क्या है जेड है। मैं आपको पहले तो इन सबके बारे में बता दूं, ये जो ए और बी है इसको क्या बोलते हैं अपन वेरिएबल, पर वेरिएबल को वेरिएबल नहीं बोलते अपन, सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं इनको डेटा मेंबर बोलते हैं, डेटा मेंबर बोलते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये डेटा मेंबर तो है, जेड भी डेटा मेंबर है, बट वो किस टाइप का डेटा मेंबर है, एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। किस टाइप का है, स्टैटिक, मतलब उसकी वैल्यू स्थायी है ना। और ये जो वॉइड गेट क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन को अपन फंक्शन नहीं बोलते हैं, इसके अंदर क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शन। तो ये तो मेंबर फंक्शन है, और ये भी क्या है, ये भी मेंबर फंक्शन ही है। पर अब हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्या बनाना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को शो करता है। और बताइए हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर कौन है, कौन है जेड है ना। तो केवल उस जेड की वैल्यू को हम शो करने के लिए अलग से स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। तो आप फंक्शन कैसे बनाते हैं, वाइड नॉर्मल कुछ भी आप नाम दे दीजिए फंक्शन का, एक्स वाई जेड, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट के साथ एक फंक्शन बनाया अपन ने, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गए, तो उसको स्टैटिक बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके आगे भी कौन सा कीवर्ड लगा देना है स्टैटिक। जैसे हमने वो वेरिएबल के आगे लगाया था ना स्टैटिक कीवर्ड, वैसे फंक्शन को भी स्टैटिक बनाना हो तो आप ये लगा दो। अब ये फंक्शन स्टैटिक लगाने से होगा क्या, अगर आपने फंक्शन के आगे स्टैटिक लगाया तो वो केवल किसकी वैल्यू शो करवाएगा, अब स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को। और स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है हमारे पास जेड है। ये नॉर्मल डेटा मेंबर है, ये नॉर्मल डेटा मेंबर क्या कर रहा है, मेंबर फंक्शन, ये सॉरी मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है, ये ए बी और जेड सबको ही शो कराना है। ये तो ए को भी, ए आपका नॉर्मल डेटा मेंबर, बी भी नॉर्मल डेटा मेंबर, बट जेड क्या स्टैटिक डेटा मेंबर, तीनों की वैल्यूज क्या करवा रहा है हम शो। बट अगर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो ये किस किस की वैल्यू शो करता है, ये केवल जेड की, मतलब हाँ वही अपना क्या बोलते हैं उसको स्टैटिक डेटा मेंबर की। तो आप इसमें वैल्यू ऑफ जेड या जेड करके भी आप मैसेज दे सकते हैं। न्यू लाइन में चाहिए हमको किसकी वैल्यू शो करनी है, केवल ये जेड की वैल्यू क्या करेगा शो करेगा। तो अब हमको बात आएगी कि ये फंक्शन बनाया है तो कॉल भी करना पड़ेगा, तो एक्स वाई जेड को क्या करना पड़ेगा कॉल करना पड़ेगा। अब आप देखो जैसे हमारे पास ये जेड था, ये जेड का था, किसी ऑब्जेक्ट में नहीं था, वैसे स्टैटिक जो फंक्शन होता है वो भी हमारा इस किसी भी ऑब्जेक्ट ना एक्स वाई जेड इसमें रहेगा फंक्शन, और ना ही इसके अंदर, दोनों के अंदर नहीं रहेगा वो कहाँ रहेगा, वही आउटसाइड दी क्लास। ये कहाँ रहेगा, क्लास के बाहर रहेगा, अपनी क्लास के बाहर नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाहर रहेगा। क्लास के अंदर, क्लास के बाहर चले जाएगा तो कॉल ही नहीं होगा वो तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कहाँ रहेगा, वो बाहर रहेगा। अब ऑब्जेक्ट के बाहर है तो उसको कॉल कैसे करेंगे, अभी देखो अभी हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं ना, डबल गेट डेटा फंक्शन को कैसे कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट से किया, शो को भी ऑब्जेक्ट से ही कॉल किया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर है। मतलब जो गेट डेटा फंक्शन है वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अलावा और कौन सा फंक्शन है शो, वो शो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो हम कॉल कर पा रहे हैं ना हमको, लेकिन एक्स वाई जेड क्या है, ना वो डबल में है ना डबल बी में है, हम उसको ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल नहीं करवा सकते। तो कॉल कैसे करवाएंगे, कॉल कराने के लिए देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर भले ही नहीं हो लेकिन क्लास के अंदर तो है ना वो, और जब क्लास के अंदर है तो उसकी क्लास को नाम से भी तो कॉल कर सकते हैं। तो क्लास का नाम क्या है अपनी डेमो, और बताया था मैंने क्लास के अंदर की चीज़ों को अगर एक्सेस करना हो तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं अपन, याद है, डॉट तो लगाते नहीं, डॉट कब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। याद है किसी को क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर, वो फंक्शन डिफाइन किया था आउटसाइड द क्लास, तो उसमें लगाया था ये वाला स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, याद आया। ये क्लास के अंदर की जो एक्सेस करता है ना डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से करते हो तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स है, ध्यान रखने अपने, ये डॉट में लगा रहा हूँ तो ये डॉट क्या है, ये डॉट भी एक ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है, इस ऑपरेटर का नाम होता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्या नाम होता है, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। और ये जो डबल कॉलन लगाते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन। और दोनों काम कब आते हैं अपने को, रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है ना। अब जो अपना क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर ये कब काम आता है अपने को,
जब क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करूँगा, क्लास के अंदर की मतलब क्लास के नाम के थ्रू क्लास के अंदर की चीज़, अभी नाम से ही कर रहे हैं ना अपन, तो नाम से कर रहे हैं तो ये वाला आप लगाओ उसको, और कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना था उसके अंदर, एक्स वाई जेड, ये आप कॉल कर दो। तो अब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो जाएगा यहाँ पे और फिर जेड की वैल्यू शो कर देगा। तो जेड की वैल्यू देखो क्या शो होगी, 2 है ना, तो दिखा देगा, ये दिख रही है अलग से एक वैल्यू शो ही अपने पास। ये किसके थ्रू, ये स्टैटिक डेटा मेंबर के थ्रू। तो कभी भी आपको ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू शो करवाना हो तो आप क्या करोगे, ओनली स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन लोगे। हालांकि नॉर्मल फंक्शन भी आपको वैल्यू दे देगा, पर आप सारे हो कि नहीं हमको तो अलग से ही फंक्शन बनाना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करती है चीज़ें। तो ये अपन समझ गए। अब मैंने यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं, तो स्टडी करते हैं सर स्कोप रिजोल्यूशन का क्या यूज है? स्कोप रेजोल्यूशन का, ये बेटा क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही ना आपको, इन क्लास के अंदर के डेटा मेंबर हो चाहे मेंबर फंक्शन हो, उनको एक्सेस करने के लिए, है ना। मतलब देखो अभी हम जैसे इस फंक्शन को कॉल करना है, गेट फंक्शन को, डेमो क्लास के अगर गेट फंक्शन को कॉल करना है तो आप कैसे करोगे, एक तरीका तो ये कि हम ऑब्जेक्ट से कॉल करें उसको, है ना। डायरेक्ट तो हम करेंगे यहाँ से, अगर मैं गेट लिखूंगा तो कॉल होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो आगे। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि मुझे क्लास से कॉल करना है तो वो भी पॉसिबल है, तो आप सीधे क्या लिखोगे, क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो ये आप कर सकते हो। तो दोनों चीजें आपके पास, ठीक है ना। या तो आप क्लास के नाम से कॉल कीजिए या फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से नहीं कर पाए आप, जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते थे एक्स वाई जेड को, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर तो है ही नहीं, तो फिर उसको आप क्लास के नाम से कॉल करते हो। क्लियर है इतना। तो मतलब क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और कोई डाउट इसमें, क्या बोलते हैं इस प्रोग्राम में, मेंबर फंक्शन वाले में, आपको किसी को। नो सर। तो देखिए यहाँ खत्म हो ही गया, तो आप तो लगा ही लोगे रिटर्न 0, नहीं भी लगाओगे तो प्रोग्राम तो वैसे भी एंड हो ही गया आपका वहाँ पर, बट लगाएंगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके अंदर इसकी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्यों, मैंने वो बता दिया था ना, एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट नहीं बताया था, वो कि हम फंक्शन को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, कि अगर हम फंक्शन पास ना कर, फंक्शन के अंदर वैल्यू पास ना करें तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले और उसके बाद वर्क परफॉर्म करवा दें, ठीक है। चलिए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एक नया चैप्टर है आपके लिए। क्या होता है इनहेरिटेंस, मीनिंग दो क्लास को एक साथ बनाना, कंबाइन करना, ठीक है ठीक है, दो क्लास को एक साथ कंबाइन करना, वेरी गुड। चलिए तो इनहेरिटेंस क्या है बेसिकली, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आप, हमारे पास जैसे क्लासेस अपन बना रहे हैं, नॉर्मल अभी तक क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है। एक क्लास बनी अपन ने और ए नाम से कोई क्लास बनी, ठीक है। अब ए क्लास का आपको क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते ही बनाते हैं। अब मैं एक बात बताइए, जब मैं क्लास बी बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्लास बी बनाऊंगा, और इसके अंदर भी तो मेरे को बताइए ए का ही बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और बी का ही बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बी का बनाऊं ऑब्जेक्ट केवल एक ही क्लास का बनाऊं, कोई सा भी और काम हो जाए मेरा। हाँ तो वो काम हो सकता है किसकी हेल्प से, इनहेरिटेंस की हेल्प से। क्योंकि इनहेरिटेंस क्या होता है बेसिकली, कि इसके अंदर जो भी हमारे पास बेस क्लास होती है, दो क्लास होती है यहाँ पर हमारे पास, एक बेस क्लास और एक कौन सी, डिराइव्ड क्लास। अभी तक केवल और केवल हम कौन सी क्लास बनाते आ रहे थे, केवल बेस क्लासेस बनाते आ रहे थे। लेकिन अब क्या करनी है अपने को, डिराइव क्लासेस भी बनानी है। देखिए इसका अपन एक रियल लाइफ के एग्जांपल समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर अपन बात करें, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो किसको मिलती है, चाइल्ड को मिलती है ना। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को मिलना ही तो क्या है, इनहेरिटेंस है। क्या है, इनहेरिटेंस है। क्लियर है ना इतना। मतलब पापा के पास जैसे आज जो पापा का है वो कल किसका होगा अपना होगा, सही बात है कि नहीं, ठीक है। मतलब सभी बच्चों का होगा, अरे आपका होगा मतलब ठीक है, नहीं ले रहा आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सही बात है कि नहीं। खैर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, चाइल्ड क्लास को मिलेगी, है ना। तो वो इनहेरिटेंस है। अब एक बात बताइए कि पेरेंट कभी मना करेंगे क्या कि चाइल्ड को ये प्रॉपर्टी ना मिले, नहीं है ना, ठीक है। तो वैसे इसके अंदर भी होता है कि आपकी जो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, एक चाइल्ड क्लास को मिल जाएगी। इतना क्लियर है।
लेकिन अब इनहेरिटेंस के अंदर होता कैसे है वो अपन समझते हैं। तो आपको बेसिकली 3 चीजों का यहाँ समझना पड़ेगा। उसके लिए एक्सेल चालू करना पड़ेगा अपने को। देखिए हम सी के अंदर 3 तरीके से इनहेरिटेंस करते हैं। पहला कौन सा होता है, पब्लिक तो आखिरी होता है। पहला कौन सा होता है, प्राइवेट इनहेरिटेंस। दिखाई दे रहा है कि छोटा दिख रहा है, प्राइवेट, और दूसरा प्रोटेक्टेड, और तीसरा कौन सा होता है, पब्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है। अब देखिए जो प्राइवेट इनहेरिटेंस है, इसी को अपन एक काम करते हैं ना, देखिए तो जो हमारा प्राइवेट इनहेरिटेंस होता है, अब प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है, पहली बात तो जब भी आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करो, चाहे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करो, चाहे पब्लिक इनहेरिटेंस करो, ये इनहेरिटेंस करने के 3 टाइप है ना। तो आप कोई सा भी इनहेरिटेंस करें, प्राइवेट का जो डेटा है वो एक्सेस नहीं होता है, प्राइवेट का डेटा एक्सेस नहीं होता। मतलब अगर एक क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई भी प्राइवेट के अंदर कोई वेरिएबल बनाए या प्राइवेट के अंदर कोई फंक्शन बनाए, तो वो उस चाइल्ड क्लास को नहीं दिया जाता है। कहाँ पर, जो पेरेंट क्लास के अंदर बना होगा वो चाइल्ड क्लास में नहीं जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन प्राइवेट अगर आप इनहेरिटेंस करते हो, तो प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर प्राइवेट की चीज तो मिलेगी नहीं चाइल्ड क्लास को, लेकिन जो प्रोटेक्टेड की चीज है वो मिल जाएगी चाइल्ड को। लेकिन वो जाएगी कहाँ, वो जाएगी अपनी प्राइवेट सेक्शन में ही जाएगी। मतलब नेक्स्ट क्लास से कहाँ चली जाएगी, वो प्राइवेट में ही चली जाएगी। और जो पब्लिक की होगी वो भी कहाँ जाएगी, वो भी प्राइवेट में ही जाएगी। मतलब प्राइवेट इनहेरिटेंस ऐसा है कि अगर आपने प्राइवेट इनहेरिटेंस किया है तो वहां पर प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों कहाँ चली जाएगी, उस चाइल्ड क्लास की प्राइवेट में चली जाएगी। कैसे, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा थ्योरेटिकल, तो उसको अपन समझते हैं क्लास बना के। जैसे मान लीजिए एक ए क्लास है, और इस ए क्लास के अंदर क्या है, प्राइवेट के अंदर कुछ वेरिएबल्स है मेरे पास। तो प्राइवेट के अंदर मेरे पास क्या वेरिएबल है, एक ए लेते हैं और एक क्या लेते हैं, बी लेते हैं। ठीक है, एक से ही काम हो जाएगा अपना। और पब्लिक के अंदर भी कुछ अपन ले लेते हैं। पब्लिक के अंदर अपन एक बी नाम से ले लेते हैं। ठीक है, और एक पब्लिक नहीं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रोटेक्टेड यूज नहीं किया था ना। अब कंसेप्ट आएगा प्रोटेक्टेड का। इसके अंदर प्राइवेट चल रहा था और क्या चल रहा था, अभी तक पब्लिक चल रहा था। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड का यूज भी समझेंगे, इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा यूज होगा जो कि। तो एक अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर, वाइड क्या नाम से बना, शो नाम का एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, चलिए तो ये क्या करेगा, शो करेगा, है ना। पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझ गए ना अभी तो। ठीक है, नॉर्मली अपन ने ऐसे एक क्लास बना दी, उसके अंदर ए बी वेरिएबल है और एक शो नाम का फंक्शन है। अब देखिए क्या है कि जो मेरी क्लास बनेगी बी, क्या बनेगी, बी। अब कौन एड हुआ, 8:38 पे बाहर हो गया था क्या, मेंबर्स 6 मेंबर। देखिए क्या है कि हमने ये सीखा कि अभी तो केवल कुछ नहीं सीखा केवल एक क्लास बनी है अपन ने, पेरेंट क्लास बना दी, अब एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। तो मैंने अभी कौन सा इनहेरिटेंस बताया आपको, प्राइवेट इनहेरिटेंस, है ना। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में होगा क्या कि जो भी प्राइवेट का डेटा होगा वो पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। मतलब इसमें प्राइवेट में क्या है आपके पास, ए है ना। तो प्राइवेट में ए है तो पब्लिक को, मतलब ये क्या बोलते हैं इस चाइल्ड क्लास को, मान लो अभी चाइल्ड क्लास है, कौन चाइल्ड क्लास है, बी। बी किसकी चाइल्ड है, इस ए की चाइल्ड है। किसकी चाइल्ड है, ए की। पर पता कैसे चलेगा, यहाँ उसका नामकरण भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखो आप कि आप कौन सा इनहेरिटेंस लगा रहे हो, प्राइवेट इनहेरिटेंस लगा रहे हो। कौन सा, प्राइवेट। और कौन सी क्लास के अंदर लगा रहे हो, ए के अंदर। किसके अंदर लगा रहे हो, ए के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी क्लास है ये किससे बनी है, इस ए क्लास से। आ रहा समझ, मतलब इस बी क्लास का पेरेंट कौन हो गया, पेरेंट क्लास कौन हो गई इसकी, वो हो गई ए क्लास। आ रहा समझ में। तो ये इस तरीके से लिखेंगे अपन। अब क्या होगा कि मैंने कहा कि प्राइवेट जो है, प्राइवेट टैक्स वो होगा नहीं ट्रांसफर, चाइल्ड क्लास को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो प्रोटेक्टेड का पार्ट है वो किसको दिया जाएगा, प्राइवेट को। तो बताइए इधर प्रोटेक्टेड में क्या दिख रहा है, प्राइवेट का छोड़ दो आप, प्राइवेट का छोड़ के मैं इसके अंदर भी 3 सेक्शन बना लेता हूँ ना, और अब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ।
इसको भी हटा दिया। मान लो चाइल्ड के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी किसकी इनहेरिट कर रहा है वो, अपने पेरेंट क्लास की। किसकी इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट क्लास की। तो पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब दी किसको जा रही हैं, चाइल्ड क्लास को दी जा रही है। किसकी हेल्प से, इनहेरिटेंस की हेल्प से। और कौन से इनहेरिटेंस की हेल्प से, प्राइवेट इनहेरिटेंस की हेल्प से। कौन से इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस। ठीक है, अब प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होगा, प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, मतलब ये जो प्राइवेट वाला है ए, ये ए इसको नहीं मिलेगा, पहली बात तो। दूसरा, जो प्रोटेक्टेड वाला डेटा है वो किस में जाएगा, प्राइवेट में। तो प्रोटेक्टेड में डेटा क्या आपके पास, बी है, तो वो बी किस में चले जाएगा, इस प्राइवेट में, तो बी इसको मिल जाएगा। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद जो पब्लिक का डेटा है वो कहाँ चले जाएगा, प्राइवेट में। तो पब्लिक में क्या है, शो, तो वो भी कहाँ चले जाएगा, ये शो नाम का फंक्शन है वो यहाँ आ जाएगा। आया क्या समझ में। मतलब कुल मिला के बात ये कि अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो जो भी उस बेस क्लास के अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर होगा, वो सब उस चाइल्ड क्लास के कहाँ चले जाएगा, प्राइवेट सेक्शन में चले जाएगा। केवल किसको छोड़ करके, प्राइवेट वाले पार्ट को छोड़ करके। इतना क्लियर है। ठीक है, ये तो हुआ अपना कौन सा इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक टाइप इनहेरिटेंस का। अब दूसरे टाइप से देखते हैं अपन इसको। दूसरा टाइप क्या है मेरा, ये कौन सा टाइप था इनहेरिटेंस का, पब्लिक इनहेरिटेंस ना। पब्लिक इन लिख दूँ, शॉर्ट में समझ जाओगे ना, इनहेरिटेंस। और इसके बाद फिर अपन बात करें कौन सा, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास दो क्लासेस हैं, ए और बी। अब इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि तो चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और हमने कौन सा इनहेरिटेंस लगाया यहाँ पर, कौन सा लगाया, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। और किसको इनहेरिट कर रहे हैं अपन, ए को। तो मतलब इस ए क्लास की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, बी को मिलेगी। अब जब बी को मिलेगी तो पहली बात तो प्राइवेट का डेटा तो इनहेरिट होने से रहा, प्राइवेट तो मिलेगा नहीं। प्रोटेक्टेड का डेटा मिल जाएगा, मतलब उधर की क्लास में जो प्रोटेक्टेड में है वो इसकी क्लास में भी कहा जाएगा, प्रोटेक्टेड में आ जाएगा। और जो पब्लिक का डेटा है वो भी कहाँ पे आ जाएगा, प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, है ना। यानी कि आपको जितना भी डेटा दिख रहा है केवल प्राइवेट का छोड़ के सब डेटा कहाँ चले जाएगा, प्रोटेक्टेड में। तो चलिए कर दो यहाँ पर एक आपका क्या है, बी नाम का एक फंक्शन है और एक वाइड, ठीक है, बस ये दो ही तो हैं। तो मतलब हमने जब प्राइवेट इनहेरिटेंस किया था तो उसमें क्या चले गया था, सारा का सारा प्राइवेट सेक्शन में। और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया है तो उसमें सारा कहाँ चले गया, प्रोटेक्टेड में। बस पब्लिक प्राइवेट का नहीं आता है ना, इतना ध्यान रखना। और नेक्स्ट हमारा कौन सा इनहेरिटेंस है, लास्ट इनहेरिटेंस है अपना प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। कौन सा, प्रोटेक्टेड नहीं है, पब्लिक है। कौन सा है, पब्लिक। और ये सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ना। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के बाद है अपना पब्लिक। और पब्लिक में क्या होता है, ये इजी है, इसमें ऐसा है कि जो जहाँ है वो वहीं जाएगा। मतलब अगर प्रोटेक्टेड का डेटा है तो वो कहाँ जाएगा, प्रोटेक्टेड में ही जाएगा। और अगर पब्लिक का डेटा है तो पब्लिक में ही जाएगा, ऐसा है ना। तो ये इसमें सोचना नहीं पड़ता है कि अगर उधर से पेरेंट क्लास में अगर प्राइवेट में था, प्राइवेट तो होगा नहीं, इनहेरिट उसको छोड़ दो। अगर पेरेंट क्लास में वो प्रोटेक्टेड में था तो पब्लिक में गया होगा, प्राइवेट में गया होगा, प्रोटेक्टेड में गया, ये नहीं सोचना पड़ेगा। अगर उधर पब्लिक में था तो इसमें भी कहाँ जाएगा, पब्लिक में जाएगा। उधर अगर प्रोटेक्टेड में था तो इधर नेक्स्ट क्लास में भी कहाँ जाएगा, प्रोटेक्टेड। और प्राइवेट तो वैसे भी इनहेरिट होते ही नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं, बस आप यहाँ पर जाओ और कौन सा इनहेरिटेंस लगाया अपन ने इसके अंदर अभी, पब्लिक इनहेरिटेंस। तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर प्राइवेट तो आएगा नहीं, हाँ प्रोटेक्टेड आ जाएगा और पब्लिक आ जाएगा। तो जो प्रोटेक्टेड में आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, वो कहाँ पे जाएगा, वो यहीं पर जाएगा ना प्रोटेक्टेड की बी में, क्योंकि उसमें कहा है कि जो जाए वो वहीं रहेगा। और पब्लिक के अंदर जो एक वॉइड शो फंक्शन है वो कहाँ पर रहेगा, वो भी पब्लिक में रहेगा। प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड में ही जाएगा और पब्लिक का पब्लिक में ही जाएगा। इतना क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ कि इधर की प्रॉपर्टीज मिल गई ना चाइल्ड को, चाइल्ड के पास कुछ था थोड़ी, और ये इनहेरिट किया ना, कहाँ से इनहेरिट किया, चाइल्ड ने अपने पेरेंट क्लास से। आ रहा के समझ, बस पेरेंट क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को नहीं दी जाती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो दे दी जाती है किसको, चाइल्ड क्लास को। बट डिपेंड करता है वो जाएगी कहाँ पर, प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड में या फिर पब्लिक में। इट्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। किस पे डिपेंड करता है, इनहेरिटेंस के टाइप पर, कि किस टाइप का आप इनहेरिटेंस कर रहे हो वो उसको उस सेक्शन में भेजेगा। क्लियर इतना। पब्लिक ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टेड का है तो सोचना नहीं पड़ेगा, प्रोटेक्टेड में ही गया होगा। प्राइवेट का, पब्लिक का है तो पब्लिक में। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस। तो इसके टाइप फिर कल करें अपन।
हाँ कोई दिक्कत नहीं, टाइप अपन कल समझ लेंगे। ये तो समझ में आ गया ना रेनिटेंस, कि 3 तरीके से करेंगे, अभी हमने ये सीख लिया। ठीक है, कि टाइप कितने होंगे इसके, 3 होंगे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। बट मोस्टली अपन यूज कौन सा करते हैं, ये वाला है ना, इजी भी है और आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। नहीं तो ऐसा है कि अगर मान लो उधर से कोई फंक्शन आया इधर और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लगाया, तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और फिर उसको कॉल करो तो वो एरर देगा अपने को। ठीक है, खैर तो ये है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ आज का कोड। अब इसके प्रोग्राम बनाएंगे फिर अपन कल। ठीक है, अच्छा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा मैं आपको।